नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमला जी सुबह सुबह बेटे के लिए चाय लेकर गई तो माँ को अपने कमरे में देखते ही उसके तन बदन में आग लग गई और गुस्साता हुआ बोला, आपसे कितनी बार कहा है कि आप मेरे कमरे में मत आया कीजिए, समझ में नहीं आता है। पूरे दिन खांसती रहती है, जब जब कमरे में आती है एक अजीब सी बदबू को छोड़ जाती है। हर बार कमरे में सैनिटाइज करना पड़ता है। एक कोने में पड़ी नहीं रह सकती क्या? भूल मत, यह आपका गांव नहीं है। कमला जी नम आँखों से बोली, बेटा मैं तो तुम्हारे लिए चाय लेकर आई थी। चाय? और बुढ़िया तेरे हाथ की? औकात देखी है अपनी? हमारे घर की नौकरानी भी अच्छी रहती है। बेटा की बात सुनकर कमला जी की आंखों में आंसू आ गए। अब खड़े खड़े मुझे घूर क्या रही हो, जाइए यहाँ से। तभी रूपम ने कमरे में प्रवेश किया। हाय डार्लिंग, कैसी रही तुम्हारी पूरी रात की पार्टी? रूपम गले में हाथ डालते हुए बोली, बेबी रात भर पार्टी और डांस करके मेरे हाथ पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। मुझसे आज कोई काम नहीं होगा। माँ के सामने दोनों ने सारी शर्म लिहाज बेच खाई थी। यह बुढ़िया हमारे कमरे में क्या कर रही है? कुछ नहीं बेबी, चाय देने आई थी, पर बार बार इस घर में अपनी हैसियत को भूल जाती है। दो कौड़ी की नौकरानी कहीं की। माँ देख नहीं रही है आपकी बहू कितनी थकी हुई आई है पार्टी से? जाकर इसके लिए गरम तेल लेकर आइए और रूपम के पैरों को तेल लगाकर थोड़ी देर दबा दीजिए। तभी अचानक अपने गाल पर पड़े थप्पड़ की आवाज़ से दोनों बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ आपकी हिम्मत! एक और तमाचा मानव के गाल पर पड़ा। बस बहुत हुआ। तुम लोगों को शर्म नहीं आती अपनी माँ का अपमान करते हुए? अरे कम से कम मेरी उम्र का ही लिहाज कर लेती। सासू माँ हद में रहिए, आप जानती नहीं मुझे। मैं अपने पर आ गई तो तुमको। अभी एक और थप्पड़ से रूपम जमीन पर धूल चाट गई। अच्छे से जानती हूँ तुम्हें, निहायती बदतमीज औरत हो तुम। अरे 4 अक्षर क्या पढ़ लिया, अपनी सारी सभ्य संस्कृति सब भूल गई। अभी 4 झापड़ और लगाऊंगी ना तो सारी अंग्रेजी निकल कर बाहर आ जाएगी, समझी तुम? और बेटा तुम, वह तो बहू है, लेकिन क्या तुम पत्नी के प्रेम में इतने अंधे हो गए कि तुम्हें माँ के दर्द का रत्ती भर भी एहसास नहीं होता? क्या कहा? और तुमने आज माँ के हाथों की चाय पीने से तुझे इन्फेक्शन हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कि बुढ़ापे में मुझे सर्दी खांसी रहती थी। लेकिन मैं तो कभी बचपन में तुझे खुद से दूर नहीं किया। जब तुझे आए दिन हैजा, मलेरिया और ना जाने क्या क्या बीमारियां लगी रहती थी, मैंने तो कभी तुमको अपने आंचल से उतरने तक नहीं दिया था। और तुम लोग अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो। अगर पढ़ लिख कर इंसान तुम्हारे जैसा बनता है और बड़े होकर अपने माँ बाप के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है तो लानत है तुम जैसे पढ़े लिखे बच्चों पर। इससे अच्छा तो फिर अनपढ़ ही ठीक है। कम से कम वह अपनी सभ्य संस्कृति तो नहीं भूलता है। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर दुनिया से अकेले लड़कर तुम्हें इस काबिल बनाया था कि तुम बुढ़ापे में अपनी माँ की आत्मसम्मान को तार तार करो? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन आज तुमने अपनी पत्नी के आगे
एक माँ के सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन बस अब बहुत हुआ। अब मैं तुम लोगों की एक नहीं सुनने वाली। तुम लोगों का क्या करना है यह भी मैं अच्छे से जानती हूँ। दोनों बहू बेटे माँ का यह रूप देखकर सन्न खड़े रह गए। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि अकेली माँ इतना साहस भी दिखा सकती है। कमला जी इतना कहकर अपने कमरे में आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्या कुछ नहीं किया मैंने इसके लिए, लेकिन आज इसने सारी कमला जी ने कितनी दिक्कतों का सामना करके बेटे को पाल पोस कर इस काबिल बनाया था, यह उनका दिल ही जानता था। पति तो भरी जवानी में ही साथ छोड़कर चले गए थे और कमला जी की गोद में छोड़ गए थे तो 2 साल के अपने बेटे को। जेठ जेठानी ने पति के मरते ही 2 साल के बेटे के साथ उन्हें घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। घर से निकाला तो लोगों की गंदी नज़रें कमला जी पर टिकी रहती। लोगों की ऐसी नज़रों से बचने के लिए उन्हें एक सुहागन की तरह मजबूरन रहना पड़ता था। मायके में माँ बाप थे नहीं तो कहाँ जाती बेचारी। भाई भाभी ढंग से बात कर ले बस वही काफ़ी था। सुबह को सूखी रोटी एक रुमाल में बांधकर खेतों में काम करने चली जाती थी और अपने 2 साल के बेटे को पास की काकी के पास छोड़ आते थे, जो पूरे दिन उसका ख्याल रखती थी। बदले में कमला जी उन्हें सुबह शाम 2 रोटी दे दिया करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा था। खेतों में मजदूरी कर करके बेटे को पढ़ाया और नौकरी के बाद एक लड़की से उसकी शादी करा दी। सोचा था बहू आएगी तो इतने सालों से जो उनके अकेलापन और दर्द वह सहती आ रही थी वह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कोई कितना भी भगा ले, मिलता उतना ही है जितना नसीब में हो। धीरे धीरे बहू ने उनकी दुर्दशा करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि नहाने धोने और खाने पीने पर भी पाबंदी लगा दी थी। आज बहू बेटे की शादी की सालगिरह थी और वह अपने घर के बाहर एक छोटी सी कोठरी में लेटी हुई आराम कर रही थी। कमला जी अपनी खटिया पर लेटी थी कि तभी दरवाजे पर एक जोर का झटका लगता है और दरवाज़ा खुल जाता है। 2 आदमी कमला जी को खटिया समेत उठाकर किनारे कर देते हैं। कमला जी हड़बड़ा कर उठ बैठती है और उनसे पूछती है, यह सब क्या हो रहा है? हमें इस कमरे का पंखा खोलने के लिए भेजा गया है, इसीलिए तुम्हें हटाया अम्मा। एक आदमी ने कहा, पंखा खुलवाने को भेजा गया है? पर किसने भेजा? बहू ने। कमला जी ने कहा। तब तक रूपम कमरे में आकर कहती है, अरे जल्दी खोलो पंखा, बाहर बरामदे में लगाना भी है, थोड़ी ही देर में मेहमान भी आने लगेंगे। बहू, यह पंखा खुलवा कर कहाँ ले जा रही हो? और फिर यहाँ बिना पंखा के मैं कैसे रहूँगी? कितनी गर्मी है। पहले मेरा बिस्तर छीनकर यह खटिया लगवा दिया, जिससे मेरे कमर का दर्द बढ़ता ही चला जा रहा है, और ऊपर से अब यह पंखा भी ना रहेगा तो मैं कैसे सो पाऊंगी? कमला जी ने कहा। कमला जी की बात से रूपम उन्हें एक चांटा लगाकर कहती है, बुढ़िया, तुझे जो यह छत और 3 प्रहर की खाना मिलता है उसके लिए मेरा शुक्र मना। बिस्तर और पंखा चाहिए महारानी को। पता भी है कितना बिजली का बिल आता है? तुम्हें क्या पता होगा, दिन भर पड़े रहना और चरना, इसके अलावा और काम भी क्या आता है तुम्हें? कमला जी बेचारी और कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती
और वापस जाकर अपनी खटिया में बैठकर पसीना पोंछने लगती है। आज घर में पार्टी थी। कमला जी के बेटे मानव और बहू रूपम की शादी की सालगिरह थी, जिसके लिए पूरे घर को सजाया जा रहा था। जहां घर के कोने कोने को रोशनी और पंखों से सजाया जा रहा था, वहीं कमला जी के कमरे से पंखा भी हटा लिया गया। खैर, रूपम और मानव भागकर सारा काम देख रहे थे कि तभी एक आदमी रूपम से कहता है, मैडम, अचानक से मेरा सहायक बीमार पड़ गया, तो मैं किसी और से बात की है, वह अभी आता ही होगा, पर वह बड़ा सुस्त है, धीरे धीरे काम करता है, इसलिए रसोई का काम अभी शुरू कर देता हूँ, पर मुझे एक सहायिका की ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हें किस काम के लिए सहायिका चाहिए? रूपम ने पूछा। सब्जियां काटने, जूठे बर्तन धोने और जूठी टेबल पोंछने, साथ साथ पुड़िया भी बेलने, इसके लिए मुझे एक सहायिका की ज़रूरत होगी। हलवाई ने कहा। चिंता मत करो, अपने उस आदमी को आने से मना कर दो। मेरे पास एक ही सहायिका है जो यह सारे काम अकेले ही कर देगी। रूपम ने यह कहा और थोड़ी ही देर में वह कमला जी को रसोई में लेकर आ गई और हलवाई से कहा। रूपम कमला जी को खचेड़ते हुए आई और बोली, यह लो, ले आई तुम्हारी सहायिका को, पर यह तो काफ़ी बुजुर्ग है, क्या यह इतने सारे काम कर पाएंगी? अरे मैडम, कहाँ से ले आई आप इस बेचारी को? इतना काम कैसे करेंगी? इतने बड़े बड़े पतीले यह धो पाएंगी? हलवाई ने कहा। तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम करो और इसे इसका काम बता दो। रूपम ने कहा। यह कहकर रूपम वहाँ से चली गई। इधर हलवाई ने कमला जी से कहा, अम्मा, तुम यहाँ बैठकर यह सारी सब्जियाँ काट दो। वहाँ सब्जियों के ढेर पड़े थे, जिसे दिखाकर हलवाई कमला जी से पूछता है, काट लोगी ना अम्मा इतनी सब्जियाँ? अच्छा बताओ, घर में और कोई नहीं है क्या जो तुम इस उम्र में भी यह काम करने आई हो? मानता हूँ कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, पर अपनी उम्र तो देखो, इस उम्र में इतना कठिन काम। क्या कहूँ बेटा, जब किस्मत ही खराब हो तो उम्र को तो हार मानना पड़ता है। मुझे जो यहाँ छोड़कर गई है अभी, वह मेरी बहू है। कमला जी ने कहा। क्या वह तुम्हारी बहू है? मतलब तुम इस घर की मालकिन होकर नौकर का काम कर रही हो? पर क्यों अम्मा? उस हलवाई ने कहा। मालकिन, मैं एक बुढ़िया हूँ जिसको उसके बेटे बहू एहसान कर रख रहे हैं। 2 वक्त की रोटी देते हैं तो क्या हुआ, वह अगर बासी हो। पहनने को कपड़ा देते हैं तो क्या हुआ, वह अगर फटे पुराने हो। रहने को घर दिया तो क्या हुआ, जो सारे काम मुझे ही करने होते हैं। इस उम्र में बच्चों से इतना एहसान मिल रहा है तो यह क्या कम है? आखिर इसी दिन के लिए तो माता पिता अपने बच्चों को बुढ़ापे की लाठी कहते हैं, पर यह कोई नहीं कर सकता कि वह लाठी आपके साथ देगी या आपके ऊपर ही पड़ेगी। कमला जी ने कहा। हलवाई कमला जी की बातों को ध्यान से सुन रहा था कि तभी कमला जी कहती है, चलो बेटा, अब मुझे क्या करना है यह बता दो। बूढ़ी हड्डियाँ है, थोड़ा धीरे काम करेगी। उस पर अगर बातें करने लगे तो और देरी हो जाएगी काम में, जिससे तुम्हें थोड़ी फटकार मिलेगी, पर मुझे तो खाना ही नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद मेहमानों का आना शुरू हो गया कि तभी रूपम रसोई में आकर कहती है, सुन बुढ़िया, तुम्हें बाहर नहीं आना है किसी भी हाल में। मैंने सारे मेहमानों को तुम्हारे तीर्थ यात्रा पर जाने की बात का कह रखी है।
इसलिए गलती से भी अपना चेहरा मत दिखा देना। उसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है। पूरे दिन रसोई में बैठे बैठे कमला जी की हालत खराब थी। ऊपर से उनसे काम भी कराया जा रहा था। हलवाई तो फिर भी बाहर पंखे के नीचे बैठकर सुस्ता आता, पर कमला जी को बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं थी। कुछ घंटे बाद हलवाई जाकर कमला जी से कहता है, अम्मा बस पार्टी ख़त्म ही समझो, अब तुम भी खा लो और फिर बाहर चली जाना, थोड़ा आराम कर लेना। भूख तो कमला जी को काफ़ी लगी थी और सुबह से खाने के बीच में बैठकर भी वह एक निवाला खाने का सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि रूपम की पूरी नज़र थी कमला जी पर। अगर उसने उन्हें ऐसे खाते देख लिया तब वह उनका खाना यह कहकर बंद कर देगी कि आपका तो पेट भर ही गया होगा। कमला जी को अब खाने देगी और ना बाद में, और उन्हें भूखा सोना पड़ेगा। और हलवाई के कहने पर वह बाहर जाकर आराम करे भी तो कैसे, कहाँ करती। एक तो पसीने में रसोई में तरबतर, ऊपर से उनके कमरे का पंखा भी हटा लिया गया था। जब सारे मेहमान चले गए और रूपम रसोई में आई, उसने हलवाई को पैसे दिए तो इस पर हलवाई ने कहा, मैडम बर्तनों को धोने के लिए एक साबुन दे दीजिए और अपने रामू को थोड़ा कुछ दे दीजिएगा, वह सारे बर्तन धो देगा। किसी को और कुछ नहीं दूंगी, बर्तन धोने वाली है यहाँ मेरे पास, तो मैं फोकट में किसी को पैसे क्यों दूं। और कहना अपने रामू से जो खाना बचा है वह ले जाए और तुम भी ले जाना, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं दे सकती मैं। रूपम ने कहा, पर मैडम इतने बड़े बड़े बर्तन यह बेचारी अम्मा कैसे धोएगी, इससे तो हिलाया भी ना जाएगा। जहाँ पार्टी में इतने पैसे खर्च किए वहाँ थोड़े से और पैसे खर्च हो भी जाएंगे तो क्या हुआ, बेचारे गरीब का भी भला हो जाएगा। हलवाई ने कहा, तुम्हें बड़ी पड़ी है इस बुढ़िया की। सुनो, तुम्हारे काम के तो तुम्हें पैसे मिल गए ना, अब अपना रास्ता नापो। मैं कोई यहाँ समाज सेवा करने नहीं बैठी हूँ और इतना खाना दे तो रही हूँ मुफ्त में, इसका कोई मोल नहीं है क्या। बाजार में आटे दाल का भाव पता भी है। अरे इसकी पूरी साल की कमाई से भी यह ऐसा खाना नहीं खा पाएगा जो इसे मैं यूं ही दे रही हूँ। रूपम ने कहा, रामू चल खाना समेट ले, और हाँ थोड़ा अम्मा के लिए खाना छोड़ देना, हम चलते हैं। हलवाई ने कहा, कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सारा खाना ले जाओ। जो खुद ना खा सको तो अपनी गली के कुत्तों को दे देना। पर मैडम अम्मा ने भी कुछ नहीं खाया, वह कब से काम में लगी हुई थी, और जब इतना खाना बच ही गया है तो उनके लिए भी कुछ। हलवाई के इतना कहते ही रूपम कहती है, तुम यहाँ से जाते हो या नहीं कि तुम लोगों से भी यह खाने ले लूँ। तुम्हारा काम ख़त्म, अब तुम जाओ यहाँ से। वैसे भी ऐसा खाना इस बुढ़िया को नहीं पचता है। हलवाई बेचारा और क्या बोलता, उसने कमला जी को एक दया की दृष्टि से देखा और चला गया। उसके जाते ही रूपम कमला जी से कहती है, सुन बुढ़िया, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, वह सारे बर्तन धोएगी, क्योंकि थोड़ी ही देर में इसे लेने आ रहे हैं और इसके बाद इस जगह की सफाई भी करनी है। बहू, तुमने सारा खाना उन्हें दे दिया, मैं क्या खाऊंगी, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। यह सारा काम पहले ख़त्म कर लो, फिर दूंगी खाना। मुझे पता है अगर पहले ही तुम्हें खाना मिल जाएगा तो तुम सुस्ता कर काम करोगी, इसलिए पहले काम ख़त्म करो, फिर खाना मिलेगा। ओ बुढ़िया, तुझे क्या लगा आज घर में पार्टी है तो तुझे भी दावत मिलेगी? तेरा खाना फ्रिज में पड़ा है,
कल की बासी दाल चावल, बड़ी आई मटर पनीर खाने वाली। यह कहते हुए रूपम चली गई। वही कमला जी अपने आंसू रोक न पाई। सुबह से काम किया, एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला था कि रूपम उसका खाना बंद न कर दे, पर अंत में उसे मिला क्या? वही बासी दाल चावल। आखिर ऐसा क्या पाप किया था मैंने जो यह दिन देखना पड़ रहा है? कमला जी ने सोचा, चलो भूख तो जोरों की लगी है, उसको मिटाना तो पड़ेगा ही, चाहे बासी दाल चावल ही क्यों न हो। कमला जी ने यह सोचते हुए और जूठे बर्तनों को समेटने लगी, पर जब एक पतीला लेकर उसके ढक्कन को हटाती है तो वह चौंक जाती है, क्योंकि उसमें थोड़ा खाना था। वह हैरान होकर जब सारी पतीलों के ढक्कनों को हटाती है तो सब में थोड़ा थोड़ा खाना था। वह समझ गई कि यह उस हलवाई का काम है। उसने सारा खाना लेते हुए मेरे भर थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया था। वह हलवाई को दुआ देने लगी और जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। कमला जी उन बड़े बड़े पतीलों को बड़े ही मेहनत से धो रही थी कि तभी उनका बेटा मानो वहाँ आकर कहता है, यह क्या माँ, जरा और जोर लगाओ ना, खाती तो इतना हो, सब कहाँ चला जाता है। यह सुनकर कमला जी कहती है, हाँ बेटा, खाती तो बहुत हूँ, पर खाना नहीं, अपनी इज्जत, अपना मान। पता नहीं लोग बच्चों के लिए इतनी मिन्नतें क्यों मांगते हैं। जो बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता के साथ ऐसा बर्ताव करें, वैसे बच्चों से तो औलाद होना अच्छा है। कह तो वैसे रही हो जैसे मुझे पैदा कर मुझ पर बड़ा एहसान किया। अरे अच्छा होता जो तुम मुझे पैदा ही नहीं करती, तो आज शायद किसी अच्छे घर में मैं जन्म लेता। दिया ही क्या आज तक तुमने या पापा ने, ऊपर से इतने दिनों तक मेरे सिर पर बोझ बनी हुई हो। तुम्हें पालते पालते हैं तो मैं ही चला जाऊंगा। मानव ने कहा, हमेशा सुनती आई हूँ कि माता पिता बच्चों को पालते हैं, पर आज जाना बच्चे भी माता पिता को पालते हैं। कमला जी ने कहा, हाँ पाल ही तो रहा हूँ। माता पिता तो अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते, और एक तुम लोग हो, एक टूटा फूटा घर दिया मुझे, जिसको बनाने में मेरी खटिया खड़ी हो गई। ऊपर से तुम्हारा खाना पीना, दवाइयाँ, कपड़े के खर्च, कम से कम घर के कामों में अच्छे से हाथ बटा दोगी तो मेरा खर्च थोड़ा बचेगा। मानव ने कहा। कमला जी और कुछ नहीं कही, पर मानव की बातें सुनकर उसकी आंखें भर आती है और वह सोचती है, मानव कहता है कि किया क्या है हमने उसके लिए। आज वही अपनी माँ के खर्चों का हिसाब बता रहा है, और इस टूटे फूटे घर में वह पला बढ़ा। यह घर था तभी वह इसको संवार पाया। बच्चे यह कैसे भूल जाते हैं कि उनका जीवन ही माता पिता की देन है, जो वह अपनी पूरी जिंदगी देकर भी चुका नहीं सकते। खैर, कमला जी को तो इन सब की आदत हो गई थी। एक दिन कमला जी घर के आंगन के झाड़ू लगा रही थी कि तभी वहाँ वह हलवाई आता है। उसे देखकर रूपम, जो वही आंगन में बैठी अपना श्रृंगार कर रही थी, कहती है, क्या हुआ, क्या चाहिए? वो उस दिन मेरी ये कलछी यहाँ छूट गई थी, शायद तो वही लेने आया हूँ, जाकर रसोई में देख लूँ। हलवाई ने कहा, हाँ जाओ। अरे बुढ़िया, तू भी जाओ इसके साथ, अंदर देखना कहीं हमारा ही कुछ अपना बता कर ना ले जाए। रूपम ने कहा। कमला जी और हलवाई रसोई में जाते हैं। रसोई में जाते ही हलवाई कहता है, अम्मा सुनो, मैं तो यहाँ बस कलछी के बहाने से आया हूँ, दरअसल बात कुछ और है। उस दिन तुम्हारी रसोई को देखकर मैं तो हैरान ही हो गया। इस उम्र में भी सब्जियाँ इतनी अच्छी काट लेती हो और खाना भी इतना अच्छा बनाती हो, कितनी कुशलता से करती हो।
और तुम्हारे बने खीर का तो कोई मुकाबला ही नहीं। इसलिए तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। यहाँ के एक सेठ के यहाँ उसके पोते का अन्नप्राशन है। वैसी खीर अगर तुमने उस दिन बना दी, यकीन मानो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। पर मैं यहाँ से कहीं निकल नहीं सकती, तो वहाँ कैसे जाऊँगी? और बेटे बहू की गुलामी की ज़िंदगी से ही परेशान हूँ। अगर उन्हें मेरे इस काम का पता चलेगा तो मुझे घर और बाहर दोनों के कामों को कर 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 पीस डालेंगे। ना बाबा ना, तुम तो रहने ही दो। मेरे लिए इतना सोचा उसके लिए शुक्रिया, पर मुझे अपना हुनर किसी को नहीं दिखाना। कमला जी ने कहा, अम्मा तुम यहाँ से कोई और बहाना बना कर निकलना। देखो अम्मा, तुम अपने बेटे बहू की गुलामी क्यों करती हो? क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि तुम कमाती नहीं हो। पर जब तुम्हारे पास कमाई होगी, वह भी अच्छी खासी, तो फिर तुम्हें किसी की गुलामी करनी नहीं पड़ेगी। ज़रा सोचो इस बारे में। और हाँ, यह लो मेरा नंबर। अगर करने का मन हो तो बस इस नंबर को मिला लेना। एक बात याद रखना, यह कोई छोटा मोटा सेठ नहीं है। हलवाई यह कहकर चला गया। अगले दिन रूपम कमला जी से कहती है, सुन बुढ़िया, आज बस मेरे लिए खाना बनाना। यह आज बाहर ही खाएंगे, और तेरा तो कल का बचा खाना फ्रिज में पड़ा ही है। कमला जी को तो हर रोज़ बासी खाना ही मिलता था, पर आज रूपम के ऐसा कहने पर पता नहीं उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया, और वह खाना बनाकर मंदिर जाने के बहाने हलवाई को फ़ोन कर उस काम के लिए हाँ कर देती है। जब भी हलवाई कहता, वह वहीं चली जाती खीर बनाने। उस सेठ के खीर बनाने के बाद वह इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उसे कईयों ने अपने यहाँ खीर बनाने का ऑर्डर दे दिया। वह अब ज़्यादातर मंदिर के बहाने घर से निकलने लगी। इस पर रूपम को शक हुआ, पर उसने सोचा, चलो घर के काम करके ही तो जाती है, जाए जहाँ जाना। उसने तो कभी यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस बुढ़िया को वह पुराने सामान की तरह इस्तेमाल कर रही थी, वह इतना कुछ कर सकती है। इसी तरह कुछ महीने बीते और कमला प्रसिद्ध होती जा रही थी। एक दिन मानव घर जाकर रूपम से कहता है, सुनो, व्यापार में बड़ा घाटा हो रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कहीं यह घर बेचना ना पड़े। पर यह घर बेचकर हम जाएंगे कहाँ? रूपम ने पूछा। हाँ, एक किराए का मकान देख रखा है। मैं उस बुढ़िया को छोड़ आऊँगा वृद्धा आश्रम, और हम लोग रहेंगे उस मकान में। हम दोनों अपना खर्चा चला लेंगे। इस बुढ़िया का कौन उठाएगा बोझ? मानव ने कहा। फिर एक दिन सुबह मानव ने कमला जी से कहा, चलो माँ, तुम्हें वृद्धा आश्रम छोड़ते हैं। अब यह घर मैं किसी को बेच दिया है, तो इसीलिए हम जा रहे हैं किराए के घर में, और तुम्हारा बोझ मैं नहीं उठा सकता। अब आज तुम्हारी वजह से मेरी यह हालत हुई है। मनहूस हो तुम। हमेशा मेरी बरकत तुम्हारी वजह से ही नहीं हो पाई है। ठीक है बेटा, तुम लोग जहाँ जाना चाहते हो जाओ, पर हाँ, जाते जाते अपना सारा सामान लेते जाना। मुझे यहाँ तुम लोगों का कुछ नहीं चाहिए। कमला जी ने कहा, माँ, तुमने शायद ठीक से सुना नहीं कि तुम्हें भी चलना है वृद्धाश्रम। मानव ने कहा, हाँ, मैंने तो सुना, पर शायद तुमने नहीं सुना कि मैं यहाँ से नहीं जा रही। तभी तो तुम लोगों का सारा सामान ले जाने को कह रही हूँ। कमला जी ने कहा, लगता है यह बुढ़िया पागल हो गई है। कमला जी हाथ जोड़कर बोली, बेटा, बस 15 दिन की मोहलत दे दो। मैं अपने रहने का इंतजाम कर लूँ, फिर मैं खुद चली जाऊँगी यहाँ से। बेटे ने सोचा, चलो ठीक है, खुद ही चली जाएगी तो कोई मुझ पर उंगली भी नहीं उठाएगा। अब कमला जी ऐसे ही छुपके छुपाके लोगों को बुलाने पर खाना बनाने जाने लगी थी, जहाँ से उन्हें अच्छी खासी
तनख्वाह भी मिलने लगी। तो करीब ऐसे ही 15 दिन निकल गए। अब तो कमला जी के पास खर्च के लिए पैसे की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे पैसे ज़्यादा मिलने लगे तो उस बेचारे हलवाई ने कमला जी का एक बैंक अकाउंट खुलवा दिया। कमला जी दिन में गले में झोली और हाथ में डंडा लेकर घर से निकल जाती, ताकि बेटे बहू को लगे कि माँ मांग मांग कर अपना पेट गुजारा करती है। वह भी नहीं पूछते थे कि चलो हमसे तो पीछा छूटे। एक दिन उस हलवाई ने बताया कि विदेश में बहुत बड़ा आयोजन होगा। देश विदेश के लोग वहाँ पर अपने अपने तरीके का ट्रेडिशन खाना बनाएंगे और जिनका खाना ज़्यादा पसंद आएगा उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। यह सुनते ही कमला जी की आंखों में तो एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने हलवाई से कहकर अपने विदेश जाने के सारे कागजात तैयार करवा लिए। जाने की तारीख आए तो कमला जी हर रोज़ की तरह भीख मांगने की झोली और हाथ में डंडा लेकर और झूले में कुछ कपड़े डालकर घर से निकल गई और उस हलवाई के साथ फ्लाइट पकड़कर विदेश के लिए रवाना हो गई। 2 दिन बाद आयोजन था। सभी लोग अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना रहे थे। कमला जी ने वहीं कर ईंट का एक चूल्हा बनाया और सरसों का साग, मक्के की रोटी, खीर पूड़ी सभी देसी आइटम बनाए थे। कुछ समय बाद बड़े बड़े लोगों ने खाकर खाना टेस्ट करना शुरू किया। पहले तो कमला जी के खाने की तरफ किसी ने झांका तक नहीं, लेकिन कुछ ही देर में हुआ कुछ ऐसा जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। लोगों की सारी भीड़ कमला जी के खाने पर टूट पड़ी थी। लोगों को उनका सरसों का साग, खीर पूरी इतनी पसंद आया कि लोग उंगलियां चाटते रह गए। यह देखकर कमला जी की आंखें भर आई। स्टेज पर जब उन्हें 1 करोड़ डॉलर की धनराशि मिली तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। कहते हैं ना कि किस्मत बदलते हुए देर नहीं लगती। आज कमला जी की किस्मत भी बुलंदियों को छूने को तैयार थी। 1 करोड़ के साथ साथ उन्हें वहां रहने की भी सुविधा दी गई। कमला जी ने ठान लिया वह यहीं रहकर अपना गुजारा करेंगी, क्योंकि घर वापस गई तो बेटे बहू उनकी सारी धनराशि छीन लेंगे। उन्होंने हलवाई के साथ मिलकर वहीं पर एक रेस्टोरेंट खोल लिया। महीने बीते, साल बीते, ऐसे ही दिनों दिन कमला जी का नाम अखबारों में भी चर्चित होने लगा था। विदेश में उनका देसी खाना मशहूर होने पर टीवी पर उनके इंटरव्यू तक आने लगे थे। एक दिन कमला जी के बहू बेटे घर पर थे और उनका 10 साल का पोता टीवी पर कार्टून देख रहा था कि गलती से उसे कोई बटन दबा और चैनल बदल गया, जिस पर कमला जी का इंटरव्यू लाइव चल रहा था कि तभी पिंटू चिल्लाया, दादी, पापा देखो दादी, टीवी पर आ रही है। दोनों ने सोचा कि मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब पिंटू चिल्लाता रहा तो जैसे ही दोनों बाहर आए, कमला जी को टीवी पर देखकर दोनों के पैरों तले जमीन सरक गई। उन्हें तो सपने में भी नहीं सोचा था कि माँ विदेश में इतना नाम कमाएगी। उन्हें तो लग रहा था कि माँ कहीं मर आ गई होगी। दोनों के मन में लालसा जागी। कुछ दिन बाद फ्लाइट पकड़कर माँ के पास पहुँचे। वहाँ माँ की हैसियत देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वह सीधा कमला जी के रेस्टोरेंट पर पहुँचे। दोनों माँ को देखकर उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोले, माँ हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तो आपको यूं ही गंवार समझ लिया था, लेकिन आप तो हीरा निकली। कमला जी ने दोनों को पहचानने से इनकार कर दिया और बोली, तुम यहाँ गेस्ट हो और हमारे कल्चर में सिखाया जाता है कि मेहमान भगवान समान होते हैं, इसलिए खाना खाओ और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। यहाँ किसी की माँ कमला जी नहीं रहती। दोनों के दोनों गिड़गिड़ाते रहे।
लेकिन कमला जी नहीं मानी। आखिरकार उन्हें वहाँ से लौटना ही पड़ा। कमला जी का पोता 20 साल का हुआ तो उन्होंने अपने पोते के बैंक में अकाउंट में उसके भविष्य के लिए कुछ पैसे डाल दिए और वहीं विदेश में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगी थी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नई कहानी के साथ। धन्यवाद।